सभी मित्रों को नमस्कार। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एलटी ग्रेड, जीआईसी मेंस और जो लिटरेचर के दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, बीएमए के स्टूडेंट्स, फ़िलहाल आज तो स्पेशली एलटी ग्रेड का मेंस और आगे आने वाली जो ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें डिस्क्रिप्टिव की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। बच्चों, इस वीडियो को हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी देखकर अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि आज यह वीडियो उनके लिए नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से ये लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है, ख़ास तौर पर वो जो आगे आने वाली अभी हाल ही की परीक्षा में एलटी ग्रेड का मेंस देने वाले हैं। ठीक है मित्रों, एलटी ग्रेड के मेंस को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। कैसे लिखना है, क्या आएगा, किस तरह से हमें कंटेंट को तैयार करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के दिमाग में। ठीक है, इस चैनल पर आपको स्पेशली डिस्क्रिप्टिव चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कैसे लिखना है, थोड़ी देर मैं आपसे उन चीज़ों का परिचय कराऊंगा। ठीक है, उन बातों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं इसी वीडियो पर आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा और उस क्वेश्चन को भी समझाऊंगा कि आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है और क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करना है आपको। ठीक है, तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं शेक्सपियरन ट्रेजेडी। ओके, चलिए बच्चों, शेक्सपियरन ट्रेजेडी की जब बात होती है, जब हम शेक्सपियरन ट्रेजेडी की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि आगे मैं आपको इसका आंसर भी रिटन फॉर्म में देने वाला हूं। ठीक है, शेक्सपियरन ट्रेजेडी बच्चों, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडीज, एज ऑल यू नो, आपको पता ही होगा, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ये स्पेशल, ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, इनकी ज़्यादा चर्चा होती है। ठीक है, मैं भी इन्हीं पर थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करूँगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। चलिए, शेक्सपियरन ट्रेजेडी की सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो पहले पॉइंट वाइज दिमाग में चीज़ों का कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। शेक्सपियरन ट्रेजेडीज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फ्रॉम ग्रीक ट्रेजेडी। सबसे पहली चीज क्या, शेक्सपियरन ट्रेजेडी ग्रीक ट्रेजेडी से पूरी तरह से डिफरेंट है। ग्रीक ट्रेजेडी हैज बीन ए मॉडल फॉर ऑल द राइटर्स ऑफ ट्रेजेडी, बट शेक्सपियर डिड नॉट फॉलो द कन्वेंशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी के रूल्स को, उसके कन्वेंशन को शेक्सपियर ने पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहली चीज क्या, इन ग्रीक ट्रेजेडी वी फाइंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 3 यूनिटीज। हम पाते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी में 3 यूनिटीज को फॉलो किया जाता है। 3 यूनिटीज क्या हैं? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। दीज आर द 3 यूनिटीज इन लिटरेचर। साहित्य में ये हमारी 3 यूनिटीज हैं मित्रों। ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट यूनिटी ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि एक्शंस, सारे के सारे जो भी प्ले में एक्शंस हैं, शुड टेक प्लेस, वो सारे के सारे एक्शन हो जाएं विद इन 24 आवर्स। वो 24 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए। ये यूनिटी ऑफ प्लेस टाइम कहती है। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या कहती है
कि एक्शंस जो भी प्ले में एक्शंस हो रहे हैं, एक्शंस शुड टेक प्लेस इन 1 और 2 प्लेसेस। जो भी ड्रामा में एक्शन हो रहा है प्ले में, वो एक आध स्थानों पर ही हो। ऐसा नहीं है कि एक एक्शन यहां हो रहा है अमेरिका में, दूसरा इंग्लैंड चला गया। एक दो स्थानों पर एक्शंस होने चाहिए। तीसरे, यूनिटी ऑफ एक्शंस डिमांड दैट देयर शुड बी वन मेन प्लॉट। देयर शुड बी वन मेन प्लॉट, एक मेन प्लॉट होना चाहिए मित्रों, ठीक है। एंड नो सब प्लॉट्स, और दूसरे सब प्लॉट्स ना हो। इस एक मेन प्लॉट में ही क्या होना चाहिए, एक बिगिनिंग हो प्लस एक मिडिल हो और प्लस एक एंड हो, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ग्रीक राइटर्स, ट्रेजेडी राइटर्स फॉलोड ऑल दीज थिंग्स। ग्रीक राइटर्स ने इन तीनों के तीनों यूनिटीज को, टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो किया। बट शेक्सपियर डिड नॉट फॉलो दीज थिंग्स। वाई? एंड बाय नॉट फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन, this convention, by not following the three unities, Shakespeare has the full freedom for the development of his characters. फायदा क्या मिला शेक्सपियर को? फायदा ये मिला कि जब उसने 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं किया तो वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से डेवलप कर पाया है। अगर मैं कह दूं आप किसी के साथ 24 घंटे रहिए, तो आप 24 घंटे में उस व्यक्ति को कितना जान पाएंगे? शायद बहुत कम। यानी शेक्सपियर ने अगर इसको फॉलो नहीं किया तो उसको उसका फायदा भी मिला कि सारे के सारे कैरेक्टर्स, उनके फुल ट्रेट्स आपके सामने आते हैं, ठीक है। उनका पूरा कैरेक्टर का फुल डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सका है। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि शेक्सपियर डिड नॉट फॉलो द कन्वेंशनल थिंग्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे अगली बात मैं करता हूं मित्रों। अब मैं बात करता हूं इसके आइडियल ट्रेजिक हीरो की। आइडियल ट्रेजिक हीरो, शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो। शेक्सपियरन ट्रेजेडी इज द ट्रेजेडी ऑफ 1 और 2 पर्सन्स। शेक्सपियरन ट्रेजेडी जो ट्रेजेडी है ना, वो एक या 2 व्यक्तियों की ही ट्रेजेडी है। इट डील्स विद द ट्रेजेडी ऑफ 1 और 2 पर्सन्स, ठीक है। दूसरी बात, शेक्सपियरन ट्रेजेडी, इन शेक्सपियरन ट्रेजेडी वी फाइंड द ट्रेजिक हीरो ए मैन ऑफ हाई डिग्री। बड़ा उच्च किस्म का आदमी होता है शेक्सपियरन ट्रेजेडी का हीरो। ईदर ही इज अ किंग एज किंग लियर, either he is a prince as Hamlet, or it will be a great military general like Othello and Macbeth, on whom the fate of the entire kingdom depends. जिसके फेट पर, भाग्य पर पूरे राज्य का भाग्य निर्भर करता है। अगर मैं कहूं, ध्यान से समझिएगा, शेक्सपियर के हीरोज, वाई दे आर नॉट मिडिल क्लास मैन, वाई इट इज नॉट अ कॉमन मैन। क्यों कॉमन मैन नहीं है मित्रों? जूलियस सीजर को याद करिए, उसमें एक लाइन आई है, व्हेन द बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट्स सीन। When the beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze forth in the death of princes. भिखारियों के मरने से कभी पुच्छल तारे नहीं टूटते हैं, लेकिन आकाश भी फट पड़ता है जब कोई राजकुमार या महान व्यक्ति मरता है। तो शेक्सपियर ने अपने हीरोज को बनाया किसे? किसी बड़े व्यक्ति को,
किसी किंग को, मिलिट्री जनरल को, प्रिंस को। अच्छा, दूसरी चीज, दो बातें क्लियर हुई। तीसरी चीज, शेक्सपियर का जो के प्लेज है ट्रेजेडीज। अब बात अगर ट्रेजेडी की आती है तो ब्लड सेड भी होगा, खून खराबा होगा, मर्डर होगा, हत्याएं होगी, तमाम सारी ये बातें होंगी, तभी तो वो ट्रेजेडी है। शेक्सपियर के ट्रेजेडीज में किसी विलेन की जरूरत नहीं है, किसी विलेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों आवश्यकता नहीं पड़ती है? बिकॉज हीरो हिमसेल्फ टर्न्स इनटू ए विलन। व्हाई? क्यों? क्यों? सवाल उठता है क्यों। देखिए, ट्रेजेडी का काम है मित्रों परगेट करना। किसके द्वारा? बाय मीन्स ऑफ फियर, ठीक है, और पिटी और फियर उत्पन्न करना। याद रखिएगा, जब आप मूवी देखते हैं, किसी विलेन अमरीश पुरी के मरने से किसी के मन में दया की भावना नहीं आती है। बट आफ्टर रीडिंग द प्लेज ऑफ शेक्सपियर यू फील पिटी एंड फियर बोथ फॉर द हीरो। पिटी किसके लिए आ जाती है? उसी हीरो के लिए। ऐसा क्यों है? गलत तो करता है, फिर भी पिटी उत्पन्न हो रही है, क्यों? देखिए, बच्चों, हैमर्शिया, ये सब आपने सुना होगा, हैमर्शिया, ठीक है। इसी को कहा गया ट्रेजिक फ्ला। इसी को कहते हैं ट्रेजिक फ्ला, या इसी को अगर हम कह दें ईरर ऑफ जजमेंट। ईरर ऑफ जजमेंट, या इसी को कह दें वर्चू इन एक्सेस। और अगर मैं एसी ब्रैडले की बात करूं, शेक्सपियरन ट्रेजेडी पर सबसे अच्छा जिस क्रिटिक ने लिखा है वो है एसी ब्रैडले, ठीक है। 1900 समथिंग में इनकी बुक आई थी। एसी ब्रैडले ये इसी बात को कहते हैं क्या? फैटल फ्ला। ये सारी के सारी ही हैमर्शिया हैं। हैमर्शिया अपने आप में ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो एरिस्टोटल ने दिया है, ठीक है मित्रों। तो ये हैमर्शिया, ये क्या है? अब हैमर्शिया क्या है? हैमर्शिया अपने आप में कोई बुराई नहीं है, ध्यान से समझिएगा इन बातों को। हैमर्शिया अपने आप में कोई विष नहीं है, बल्कि ये क्या है? अपने आप में एक ट्रेजिक फ्ला या फैटल फ्ला है। कोई भी चीज जब एक्सेस हो जाती है, किसी चीज को की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो फैटल हो जाती है, वो फ्ला फैटल हो जाता है। ध्यान रखिएगा कैसे। देखिए, अगर मैं मैकबेथ की बात करता हूं, मैकबेथ के अंदर अच्छा मित्रों, मैं मजाक में आपको एक बात बताता हूं। आप लोगों की तरह मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और कमरा लेके रहता था। और आप तो जानते ही हैं कि विद्यार्थियों का एक शेड्यूल रहता है, शाम को वो अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं। और उस दौरान, उस ज़माने में, अब पता नहीं है कि नहीं है, क्या है, 92.5 ऐसा कुछ करके FM चलता था। हम लोगों के पास एक ही स्रोत था, रेडियो, छोटा सा ट्रांजिस्टर, जिस पर हम लोग एंजॉय कर लेते थे गाने सुन करके। तो खाना बनाते या खाते समय एक रेडियो पर गाना बजा करता था मित्रों। मैं गाकर तो नहीं सुनाऊंगा, आई एम नॉट सो यूफोनिक, लेकिन मैं उस गाने को आपसे शेयर करता हूं, जरा सुनिए, आपको कुछ लगता है, क्योंकि मुझे इस गाने को सुनकर कुछ महसूस होता था। गाने के बोल थे मित्रों, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला जाता हूं कहीं और, मगर तेरी ओर खींचा जाता हूं। गाना ही सही, लेकिन जब ये गीत बजता था, BA 2 में हमें मैकबेथ पढ़ाई जा रही थी, तो जब ये आता था तो मेरे दिमाग में मैकबेथ आ जाता था। पता नहीं क्यों आता था मित्रों? इसी ट्रेजिक फ्ला के कारण। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्ला?
जब हीरो चला जाता है किसी डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलियर हैबिट ऑफ माइंड और इंटेंसिटी ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की तीव्रता के कारण ना चाहते हुए भी, दैट इज ट्रेजिक फ्लॉ। वो ट्रेजिक फ्लॉ, जाता हूं कहीं और, तेरी ओर चला जाता हूं। मित्रों, मैकबेथ की अगर मैं बात करूं, मैकबेथ में क्या है? एम्बिशन है। अब मुझे बताइए, क्या एम्बिशस होना बुरा है? अगर मैं आज इस खड़ा होकर के आपको पढ़ा रहा हूं, सो बिहाइंड दिस टीचिंग देयर इज एम्बिशन ऑफ माइंड। इफ यू आर मेकिंग द नोट्स एंड यू आर aspire to make a TGT or PGT or lecture or anything else, so you are aspired, you have ambition, तो फिर आपके अंदर भी तो ambition है वो। तो क्या ambitious होना गलत है? क्या मैकबेथ से केवल इसलिए नफरत कर ली जाए कि मैकबेथ ambitious है? I find no reason for it। मैं तो इसका कोई कारण नहीं पाता हूं। लेकिन अगर यही एम्बिशन मित्रों एक्सेस हो जाए, यही एम्बिशन अगर मैं कह दूं एक्सेस हो जाए, तो साहब खतरा तो पैदा हो जाएगा। यानी उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊं, दैट इज फैटल फ्लॉ, दैट इज अ ट्रेजिक फ्लॉ। याद करिए वो लाइन, मैकबेथ कहता है, I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition that overleaps and falls on the other. This is the fatal flaw in Macbeth. ये Macbeth में fatal flaw है। I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition. मित्रों, ये vaulting ambition वही है, एक घोड़े पर आप बैठ के जा रहे हैं, बगल में एक दूसरा घोड़ा खाली जा रहा है और वो आपसे आगे निकल रहा है, आपको लगता है मैं अपने घोड़े से कूद के उस घोड़े पे बैठ जाऊं। मैकबेथ के अंदर उस एम्बिशन के कारण इतना ज्यादा इंटेंसिटी आ गई है। अदरवाइज मैकबेथ बुरा व्यक्ति नहीं है। ही इज बेस्टाउड अपॉन बाय द किंग मैनी टाइटल्स, थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ ग्लैमिस, है ना, but he is deceived by the bitches. So due to vaulting ambition, that is a tragic flaw in Macbeth. मित्रों, अगर मैं बात करता हूं किंग लियर की, ठीक है, ए मैन ऑफ अराउंड 75 और 80, 75-80 साल का आदमी, और आप सब जानते हैं कि 75, 70, 80 साल का व्यक्ति, दैट इज द सेकेंड चाइल्डहुड। एक डॉटेज, बुढ़ापे का सठियाव आ जाता है उसमें। ही टॉक्स लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह लोग बात करते हैं उस उम्र में। तो क्या किंग लियर को केवल इसलिए दोषी मान लिया जाए? किंग लियर को केवल इसलिए दोषी मान लिया जाए बिकॉज ही सफर्स, कि वो सफर कर रहा है। किससे सफर कर रहा है भैया? ह्यूब्रिस से सफर कर रहा है। डॉटेज है, ह्यूब्रिस यानी टू बी प्रेज्ड, वो प्रशंसित होने के लिए, कि उसकी प्रशंसा की जाए। भैया प्रशंसा किसको पसंद नहीं है? क्या आपको प्रशंसा नहीं पसंद है? क्या मुझे प्रशंसा नहीं पसंद है? या किसी और को प्रशंसा नहीं पसंद है? और ऐसे टाइम में जब कार्डेलिया कह देती है कि जब उसकी दोनों बहनें फ्लैटर करती हैं अपने पिता को, एंड ही बिकम्स वेरी ग्लैड, at the same time Cordelia says that I love you, I adore you, I respect you as a father, as a daughter should do। जितना एक बच्ची को करना चाहिए, लड़की को अपने पिता के प्रति जो सम्मान और प्रेम होना चाहिए, उतना ही है, neither less nor more। तो उस 80 साल के बूढ़े को खराब लग जाता है, और वो कार्डेलिया को, आप कहानी जानते ही हैं। तो क्या केवल किंग लियर से इसलिए नफरत की जाए बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम ह्यूब्रिस? ही सफर्स, ही वांट्स, ही डिजायर्स टू बी प्रेज्ड, ही डिजायर्स टू बी अप्रिशिएटेड? मेरे ख्याल से वी डोंट हैव एनी रीजन फॉर इट। हमारे पास इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो ह्यूब्रिस का मतलब अपने आप में प्राइड भी होता है ना, थोड़ा सा सेल्फ प्राइड की बात आ जाती है, प्राइड से सफर कर रहा है।
अगर मैं ओथेलो की बात करूं, अगर मैं ओथेलो की बात करता हूं मित्रों, ठीक है, ओथेलो, ओथेलो जो कि एक ब्लैक मैन है, समझिएगा, एक ब्लैक मैन है ना, उसको कहते हैं ओथेलो द ब्लैक, काला आदमी, और जाने क्या क्या टाइटल उसको दिए जाते हैं। एंड ही इज मैरिड टू अ वाइट लेडी, और वो एक गोरी अंग्रेजन से शादी हुई है उसकी। स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। खैर, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छोड़ दीजिए। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ही इज वेरी पजेसिव रिगार्डिंग हिज वाइफ, पत्नी को लेकर के बहुत पजेसिव है, वो बहुत पजेसिव है। पजेसिव होना बुरा बात है? पजेसिव होना क्या बुरी बात है? इफ यू आर मैरिड टू एनी पर्सन, आपका हस्बैंड है, आप उसको लेकर के पजेसिव हैं, आपकी पत्नी है, आप उसको लेकर के पजेसिव हैं, क्या बुरी बात है? मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे नफरत की जाए। बट इफ दिस पजेसिवनेस बिकम्स एक्सट्रीम पजेसिवनेस, लेकिन अगर यही पजेसिवनेस एक्सट्रीम पजेसिवनेस में बदल जाए तो वो बुरी बात हो जाएगी। आपका पति या पत्नी कोई कह दे फला आदमी से बात मत करो, फला आदमी से बात नहीं करना, बाहर नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, दिस बिकम्स रॉन्ग। यागो के कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के कारण ओथेलो में ये चीजें और ज्यादा घर कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो सफर करने लगता है किससे? जेलसी, उसके अंदर ईर्ष्या आती है, और इस ईर्ष्या के कारण ही उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। इसी को हम ग्रीक में जीलिया कहते हैं, याद रखिएगा, आगे चल के और भी एग्जामिनेशन लगे हुए हैं तो इन चीज़ों से ये वर्ड्स कभी ना कभी आते भी हैं मित्रों, ठीक है। ही इज सफरिंग, उसके अंदर क्या है? ट्रेजिक फ्ला, ओथेलो इज ओवर जेलस, ओथेलो इज ओवर पजेसिव, लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है जिससे उससे नफरत की जाए। दैट इज वाई व्हेन द ट्रेजेडी हैपेंस वी फील पिटी फॉर देम, दैट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। हैमलेट की बात करूं, अगर मैं हैमलेट की बात करूं, अपने आप में क्या है? नोबल इन एक्शन है। ये पढ़ता ज्यादा है, करता कम है। ये महानुभाव ऐसे हैं जो पढ़ते ही ज्यादा है। ही इज अ मैन ऑफ फिलॉसफी, सो ही इज अ मैन ऑफ यू कैन से इंटेलिजेंट, ही इज नॉट ए मैन ऑफ एक्शन, ठीक है। नोबल इन एक्शन है, नोबल इन एक्शन है, ही सफर्स फ्रॉम नोबल इन एक्शन। कुल मिलाकर के इन सारी की सारी चीजों के कारण, इन सारी की सारी चीजों के कारण सारी की सारी ट्रेजेडी होती है। यानी यही इनके अंदर क्या है मित्रों? ट्रेजिक फ्ला है। यही सारी की सारी इनके अंदर ट्रेजिक फ्ला है। याद करिए शेक्सपियर के प्ले को, मर्चेंट ऑफ वेनिस। कैसियस कहता है, ध्यान रखिएगा, कैसियस कहता है ब्रूटस से, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। दिस लाइन ऑफ कैसियस इज एप्टली ट्रू, क्वाइट relevant, quite applicable to the whole Shakespearean heroes, to all of the Shakespearean heroes। ये सारे शेक्सपियरन के हीरोज के लिए लागू बैठती है कि ब्रूटस भैया, फॉल्ट ग्रहों में, तारों में, नक्षत्रों में नहीं है, फॉल्ट हमारे अंदर है, दैट वी आर अंडरलिंग्स, कि हम गुलाम बने हुए। तो भैया फॉल्ट इस हीरो के साथ है, दैट इज अ कैरेक्टर इज डेस्टिनी, दैट इज वाई कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दैट शेक्सपियरन हीरोज इज अ मैन ऑफ हाई ऑर्डर ऑन विच द फेट ऑफ द इंटायर किंगडम डिपेंड्स. ही इज अ मैन ऑफ हाई डिग्री, इधर ही इज अ किंग, मिलिट्री जनरल, ही इज अ प्रिंस एट्सेट्रा, मैन ऑफ हाई डिग्री. बट ही सफर्स फ्रॉम हेमर्शिया, लेकिन वो सफर करता है किससे बच्चों? हेमर्शिया से. हेमर्शिया है उसके अंदर, एंड दैट इज वाई इट इज द काज ऑफ हिज डाउनफॉल, और यही उनके पतन का कारण बनता है. ठीक है, तो हीरो हिमसेल्फ इज द राइटर ऑफ हिज फेट. हीरो स्वयं ही अपने फेट का राइटर है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, मैं इसको हाँ इसे मैं हाँ चलिए. अब मित्रों नेक्स्ट बात करते हैं कॉमिक रिलीफ की. ठीक है, एक एक करके मैं ये आपके शेक्सपियरन ट्रेजेडी के आपके सारे पॉइंट क्लियर करूंगा. ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक करें या ना करें मित्रों, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा. जो भी आपको चीज़ें हैं, यदि आप मुझसे और एक्सपेक्ट करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. जैसे भी संभव होगा आपकी हर तरह से मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, आपको मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स भी अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा. ठीक है, किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई विल प्रोवाइड यू. चलिए कॉमिक रिलीफ. कॉमिक रिलीफ क्या है भैया? चलो हम ऐसे इसको समझते हैं. आपने कभी हॉरर मूवी देखी? आपने कोई हॉरर मूवी देखी है? भूत वाली देखी है? जी हाँ. जैसे ही भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी ऐसा कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट आते हैं ना, उसके जैसे ही अगली सीन आती है तो जॉनी लीवर भी आते हैं. मित्रों जॉनी लीवर आता है. क्यों आता है? When the audience is spellbound and he is suffering from fear after watching the witches and supernatural elements, he gets relaxation. उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है. और उस रिलैक्सेशन के कारण, बट दिस वाज नॉट अवेलेबल इन ग्रीक ट्रेजेडी. ग्रीक ट्रेजेडी में ऐसा कुछ नहीं था कॉमिक रिलीफ जैसा. जॉनी लीवर बिल्कुल नहीं आता था. ट्रेजेडी मीन्स ट्रेजेडी, बट शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड कॉमिक रिलीफ. याद करिए मैकबेथ की पोर्टर सीन. इफ आई वर द पोर्टर ऑफ हेल गेट, वाई इट शुड हैव ऑल टर्निंग द की, सच एंड सच लाइन, ऐसी लाइन्स उसमें है वहां पर. सो पोर्टर सीन दैट इज अ कॉमिक रिलीफ. याद करिए, सोचिए कैसी जगह इंट्रोड्यूस हो रही है कॉमिक सीन. ओफिलिया की कब्र खोदी जा रही है, एंड द ग्रेव डिगर सीन दैट मेक्स लाफ्टर by commenting on the skull. उस स्कल पर, उस खोपड़ी पर कमेंट करते हुए वो कॉमेडी कर रहे हैं. What is this? This is a comic relief. इसे हम कहते हैं कॉमिक रिलीफ. ठीक है, तो मैकबेथ में आपको मिल गई मित्रों पोर्टर सीन. पोर्टर, ठीक है. If I were the porter of Hellgate, why I should have all turning the key, such and such lines were there, है ना. आपको हैमलेट में मिलती है क्या? ग्रेव डिगर सीन. ग्रेव डिगर सीन, ग्रेव डिगर सीन. चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. मित्रों ऐसा नहीं है कि इन प्री शेक्सपियरन ड्रामा और इन कंटेम्पररी शेक्सपियरन ड्रामा देयर वर नो गोस्ट एंड विचेस. ऐसा नहीं है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं आते. दे हैपन टू कम इन द प्लेस, बट दे डिडंट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस. लेकिन उनका कोई खास प्रयोजन नहीं था. वो तो बस
they just satisfied the taste of the Elizabethan audience. Shakespeare do introduce supernatural elements in his tragedies, but with some specific purposes. लेकिन ऐसे ही डराने के लिए आपको नहीं उसने इंट्रोड्यूस किया, बल्कि उसका कुछ पर्पस भी है, उसका कुछ उद्देश्य भी है। उसने अगर इंट्रोड्यूस किया है, क्या उद्देश्य है, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं देख लीजिए। और लाइनिंग देखिए, राइमिंग देखिए, शेक्सपियर की लैंग्वेज देखिए। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। When shall we three meet again, in thunder, lighting, or in rain? When the hurly-burly is done, when the battle lost and won? क्या बात है, लग रहा है पोएट्री चल रही है साहब। पहले ही उद्देश्य बता दिया चुड़ैलों ने, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। भैया जो दुनिया के लिए अच्छा है हमारे लिए खराब है, और जो हमारे लिए अच्छा है ना, जो हमारे लिए खराब है वो दुनिया के लिए अच्छा है, इसलिए खराब खराब करो। पहले सीन से पता चल गया कि कुछ खतरा है। They have some specific purpose. They misguide Macbeth. वो मिसगाइड करती है मैकबेथ को, उनका अपना पर्पस है। इफ सीजर्स गोस्ट कम, तो बैंको कहता है, ओ सीजर दाउ आर्ट माइटी यट। सीजर तुम आज भी शक्तिशाली हो। इफ हैमलेट्स फादर कम, द गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर कम, ही जस्ट इंस्ट्रक्ट, गिव ए लॉन्ग इंस्ट्रक्शन टू हिज सन। वो अपने पिता को, वो अपने लड़के को, हैमलेट को अच्छा खासा इंस्ट्रक्शन देता है ना। तो ब्लडसेड है, सब कुछ है, विशेष गोस्ट आ रहे हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कैसे? दे हैव सम फाइन पर्पसेस, दे हैव सम इश्यूज। ऐसे नहीं आ रहे, बल्कि कुछ इश्यूज के कारण आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेवेटिंग इफेक्ट। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सवाल आपके एग्जामिनेशन मेंस का है। ठीक है, इलेवेटिंग क्या लिख डाला मैंने, एक मिनट, हाँ, इलेवेटिंग इफेक्ट। ठीक है, इलेवेटिंग इफेक्ट। देखिए, इतना सब करने के बाद शेक्सपियर नेवर इंट्रोड्यूस, शेक्सपियर नेवर शोज द विक्ट्री ऑफ इविल ओवर गुड। शेक्सपियर के नाटकों में कभी भी बुराई की जीत नहीं दिखाई गई है, ताकि समाज पर कोई बैड इंप्रेशन न पड़े। If somebody has done wrong, he must suffer. So if we talk about the human values, moral values, no doubt Shakespeare has never compromised. शेक्सपियर ने कभी compromise नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो भी मैंने आपसे डिस्कस की मित्रों, ये सारी की सारी क्या है? शेक्सपियरन ट्रेजेडी की क्वालिटीज हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू पॉइंट आउट with the division of paragraphs, you have to write all these things. आपको ये सारी चीजें लिखना है। हाँ, लिखने की आदत छूटी है तो काम मामला कठिन है, कोई बात नहीं, आई हैव द सोल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश किया है कि आप वर्ड बाय वर्ड भी लिख लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अब मैं आपको मित्रों ले चलता हूँ। कहाँ एग्जैक्टली आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है। मैंने अपनी खुद की नोट्स का दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं शेक्सपियरन ट्रेजेडी को एज इट इज़ कैसे आपको एग्ज़ाम में, मेंस में लिखना है। ठीक है मित्रों, चलिए चलिए मित्रों, तो आइए फिर देखते हैं शेक्सपियरन ट्रेजेडी। देखिए,
मैं इसको पढ़ करके आपको सारा आंसर समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ शेक्सपियरन ट्रेजेडी इज दैट इट इज फंडामेंटली, ठीक है, फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रीक ट्रेजेडी। ये देखिए क्वेश्चन लॉन्ग अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा कंपैरेटिवली होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए इसका, ठीक है। तो शेक्सपियरन ट्रेजेडी का जो मेन चीज है वो क्या है कि वो पूरी तरह से ग्रीक ट्रेजेडी से भिन्न है। विच हैज़ बीन ए मॉडल फॉर ट्रेजेडी इन ऑल कंट्रीज एंड एजेस, जो सभी देशों के लिए और एजेस सभी युगों में ट्रेजेडी के लिए एक रोल मॉडल थी। कौन? ग्रीक ट्रेजेडी। शेक्सपियर डज नॉट ऑब्जर्व द थ्री यूनिटीज, शेक्सपियर ने थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं किया। विच इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी, जो ग्रीक ट्रेजेडी का सेंट्रल मेन बिंदु है। दिस गेव हिम एन एडवांटेज, इसने शेक्सपियर को लाभ पहुंचाया। विच वॉज नॉट अवेलेबल, जो उपलब्ध नहीं था टू द ग्रीक राइटर्स ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के ग्रीक राइटर्स को मौजूद नहीं था, उनके लिए नहीं था। इन ए वे, एक तरीके से, द ऑब्जर्वेंस ऑफ द थ्री यूनिटीज, थ्री यूनिटीज को फॉलो करना कर्टेल्ड, बाधित कर देता था, रोक देता था द फ्रीडम ऑफ द ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट की फ्रीडम को, टू क्रिएट ए वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, कि वो सिचुएशन वैरायटी, विविधता दे, सिचुएशंस अलग अलग इन ए प्ले, एक प्ले में। सिमिलरली इसी प्रकार से द ऑब्जर्वेंस ऑफ द थ्री यूनिटीज, थ्री यूनिटीज का जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वाज ए हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड का मतलब क्या है? बाधा। यहाँ फॉर ग्रीक ड्रामेटिस्ट, ग्रीक ड्रामेटिस्ट कर लीजिए, ग्रीक ड्रामेटिस्ट के लिए, हु कुड नॉट पोर्ट्रे, जो चित्रित नहीं कर पाते थे, हिज कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स को, इन दियर फुलनेस, अपने फुलनेस पूरे रूप में। द फ्रीडम फ्रॉम द क्रैम्पिंग इफेक्ट, जो फ्रीडम, स्वतंत्रता थी, फ्रॉम द क्रैम्पिंग इफेक्ट, जो खराब जो इफेक्ट थे, ऑफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ द थ्री यूनिटीज, थ्री यूनिटीज को फॉलो करने के लिए, उसने, शेक्सपियर ने जो नहीं किया फॉलो, उसके कारण इनेबल्ड शेक्सपियर, उसने शेक्सपियर को काबिल बनाया टू ड्रा, जस्ट टू ड्रा लिविंग कैरेक्टर्स। उससे फायदा क्या आया कि शेक्सपियर को लिविंग कैरेक्टर्स, एकदम जीवंत, उसके कैरेक्टर्स लाइफ लाइक हैं, वुडन नहीं है, दे आर नॉट हैंड्स इन द, दे आर नॉट लाइक पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट के हाथों में पपेट्स नहीं है, कठपुतली की तरह नहीं है, जैसे कि ग्रीक राइटर्स में कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन दियर, हाँ, ड्रा लिविंग कैरेक्टर्स। इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में पर्टिकुलर मेंशन शुड बी मेड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमिक रिलीफ इन ए ट्रेजेडी, जैसा कि कॉमिक रिलीफ, ग्रीक ट्रेजेडी में ये बात नहीं थी, ये बातें मैंने आपको समझाई थी अभी। इन ए ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी में द ऑडियंस इज एक्सपोज टू अनरिलीव्ड सफरिंग, एकदम अनरिलीव्ड सफरिंग है ना, एकदम एक बार बैठ गया, एकदम स्पेल बाउंड है, वो परेशान है, डर रहा है। लेकिन शेक्सपियर में ऐसा नहीं है। अनलाइक ए ग्रीक ड्रामेटिस्ट, ग्रीक ड्रामेटिस्ट से भिन्न, शेक्सपियर इंट्रोड्यूस करता है ए सीन ऑफ लाफ्टर, हंसी की सीन, विच रिड्यूस, जो थोड़ा कम करती है द टेंशन ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस की टेंशन को। पर्टिकुलर रेफरेंस कैन बी मेड ऑफ द पोर्टर सीन, जैसे पोर्टर सीन है भैया इन मैकबेथ, मैकबेथ में, एंड ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट, और हैमलेट की ग्रेव डिगर सीन है, ठीक है। देखिए जो मेन बिंदु है ना, उनको अंडरलाइन भी कर देना है, ठीक है। जैसे ये आपका अंडरलाइन रखा हुआ है ना, ठीक है, ये है, जहां कॉमिक रिलीफ की बात आए अंडरलाइन कर लीजिए, दैट इज अ न्यू थिंग, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से द रोल ऑफ द फूल इन द किंग लियर, किंग लियर में रोल का जो फूल है, फूल का जो रोल है ना, भूमिका है, डिजर्व्स ए स्पेशल मेंशन, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शेली मेड ए राइटफुल क्लेम, शेली, पीवी शेली आपका क्लेम करते हैं दैट किंग लियर इज सुपीरियर टू एगमेमनॉन, किंग लियर सुपीरियर है, कहीं अच्छा है, किससे? एगमेमनॉन से। एगमेमनॉन क्या है भैया? ग्रीक प्ले है, ठीक है, और एगमेमनॉन का कैरेक्टर भी है ग्रीक। बिकॉज, क्योंकि देयर इज मोर कन्विंसिंग पिक्चर, क्योंकि ज्यादा कन्विंसिंग पिक्चर है ऑफ लाइफ, जीवन की, इन द फॉर्मर, पहले वाले में यानी किंग लियर में, देन इन द लेटर, LATTER, लेटर क्रम बताता है भैया, है ना, देन इन द लेटर, बाद वाले की अपेक्षा, यानी एगमेमनॉन की अपेक्षा। द रीजन, कारण जो है, द रीजन इज ऑब्वियस, कारण इसका एकदम ऑब्वियस है, स्पष्ट है। बिकॉज, क्योंकि, इन ह्यूमन लाइफ, क्योंकि मानव के जीवन में देयर इज ए मिंगलिंग ऑफ जॉयज एंड सारोज, जॉयज भी हैं, सारोज भी हैं, एंड लाफ्टर, और हंसी भी है। मोर ओवर, इससे ज्यादा,
द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ का जो इंट्रोडक्शन है इज मोर अपीलिंग, वो ज्यादा अपीलिंग है। मैं नहीं चाहता कि ये गड़बड़ हो जाए, हाँ, ज्यादा अपीलिंग है। कैसे? फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। द सीन ऑफ कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ की जो सीन है इंक्रीज बढ़ा देती है द ट्रेजिक अपील, ट्रेजिक अपील को बाय द लॉ ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के माध्यम से। मान लीजिए आपकी जिंदगी में खुशी ही खुशी हो, फिर एक और खुशी मिल गई, क्या उसकी वैल्यू होगी? ना जी, उस खुशी की वैल्यू तभी होगी जब उसके पहले आपके साथ कोई ट्रेजिक काम हुआ हो, तब उस खुशी का मजा डबल हो जाएगा। तो बाय द लॉ ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन ए ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी में द हीरो इज ए प्लेथिंग, हीरो प्लेथिंग मतलब कठपुतली है भैया, है ना, खिलौना है, टॉय। इन द हैंड्स ऑफ फेट, भाग्य के हाथों में, विच इज ऑल पावरफुल, जो बहुत शक्तिशाली है। द हीरो इज क्रस्ट, हीरो को कुचल डाला जाता है, एज इट वर बाई ए मैग्लिनेंट फेट, एक मलिशियस द्वेषी भाग्य के द्वारा। एंड ही इज नो मोर देन ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, और वो परिस्थितियों का गुलाम के अलावा कुछ नहीं होता है। ओवर विच, जिसके ऊपर ही हैज नो कंट्रोल, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इन शेक्सपियरन ट्रेजेडी, शेक्सपियरन ट्रेजेडी में द हीरो हिमसेल्फ इज द ऑथर, लेखक है, डूअर है, ऑफ हिज ओन, अपने खुद का भाग्य विधाता है। मैंने आपको समझाया था, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्स दैट वी आर अंडरलिंग्स, ये जो सेइंग है ना सब पर लागू होती है। चांस ऑफ फेट हैड इट्स ओन सिनिस्टियर रोल, चांस ऑफ फेट का अपना सिनिस्टियर रोल है टू प्ले, बट इट इज सिग्निफिकेंट, लेकिन ये महत्वपूर्ण है इन कंपैरिजन टू द रोल ऑफ द हीरो हिमसेल्फ, लेकिन हीरो के रोल से ये अलग है। एसी ब्रैडले एडमिट्स, एसी ब्रैडले कहते हैं दैट देयर इज एन एग्जाजरेशन इन द सेइंग, एग्जाजरेशन है, अतिशयोक्ति है जब वो कहते हैं करेक्टर इज डेस्टिनी, करेक्टर ही डेस्टिनी है। बट इट इज एन एग्जाजरेशन ऑफ ए वाइटल ट्रुथ, लेकिन ये एक वाइटल ट्रुथ का एग्जाजरेशन है। देयर इज ए रिमार्केबल अटरेंस, UTTERENC, अटरेंस इन जूलियस सीजर, जूलियस सीजर में एक कहता है एक करेक्टर, ठीक है, कौन? कैसियस कहता है मित्रों ब्रूटस से, ठीक है। The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings. कमी हमारे अंदर है, ग्रहों में नहीं है। This saying from Julius Caesar can be aptly applicable, applied, ये अप्लाई की जा सकती है to the heroes of all the tragedies of Shakespeare, शेक्सपियर के सारे हीरोज में, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज, अगर हम वैल्यूज की बात करें, इज हाईली रिलेवेंट, बहुत रिलेवेंट है, सुसंगत है, इन रिगार्ड टू शेक्सपियरन ट्रेजेडी, शेक्सपियरन ट्रेजेडी को लेकर के। इट इज अनडिनाइबल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, DENIABLE, दैट शेक्सपियर डिपिक्ट्स द सफरिंग्स ऑफ द वर्चुअस, शेक्सपियर वर्चुअस की सफरिंग तो दिखाता है ना, कोई अच्छा आदमी है सफर कर रहा है, बट ही नेवर सोज, लेकिन वो कभी नहीं दिखाता द ट्रिम्फ, विजय ऑफ इविल, बुराई की, ओवर गुड, अच्छाई के ऊपर। द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर डू नॉट प्रोड्यूस, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज उत्पन्न नहीं करती ए डिप्रेसिंग इफेक्ट, निराशाजनक इफेक्ट, प्रभाव, ऑन अस, हमारे ऊपर, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑन द कंट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, दे इलेवेट अस, वो हमें इलेवेट करती हैं, लिफ्ट अप करती हैं, ऑन ए हायर लेवल ऑफ थॉट, विचारों के एक हायर लेवल पर, एंड फीलिंग्स, और भावनाओं के। दीज वर्ड्स ऑफ द पोएट वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की ये जो लाइन्स हैं, क्या? कैन बी फुली यूज्ड, प्रयोग की जा सकती हैं, अबाउट द इफेक्ट, प्रभाव के बारे में, विच शेक्सपियरन ट्रेजेडी प्रोड्यूस, जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी प्रोड्यूस करती हैं हमारे ऊपर। शेक्सपियर की ये पंक्तियाँ, वर्ड्सवर्थ की ये पंक्तियाँ कोट की जा सकती हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, शेक्सपियर ने कुछ कहा है, ठीक है। क्या? These words are, thy friends are exaltations, agonies and love and man's unconquerable mind, ठीक है, ये इस पोएम से ली गई है भैया। ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी क्या इफेक्ट डालती है, वर्ड्सवर्थ की अगर ये लाइन को हम समझ लें तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर यही इफेक्ट हमारे ऊपर डालती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट में। इन द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन के अंत में,
इट रिमेन्स टू पॉइंट आउट, ये बात रहती है, दैट द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं, ब्रिंग अस, हमें ले जाती हैं, ऑन एन अवेयरनेस, हमारे ऊपर एक अवेयरनेस लाती हैं, ऑफ द इसेंशियल मिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन प्रेडिकमेंट, ह्यूमन प्रेडिकमेंट की इसेंशियल मिस्ट्री क्या है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों, ये जो आज का लेक्चर था और जो आपकी ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया लॉन्ग क्वेश्चन की, it will be very helpful for your upcoming LT grade mains examination as well as for PGT GIC lectureship mains examinations। ठीक है, तो देखते रहिए, अगर जिस भी चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं इसको कमेंट कर दीजिएगा, है ना, मैं आपके साथ हूँ, जैसी भी होगी मैं पूरी की पूरी आपकी सहायता करूँगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।